हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इन बातों को समझने का कोशिश करते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहाँ से, है ना। इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे और इस तरह से पढ़ने का कोशिश करेंगे कि उस समय जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट लोग थे, आखिर किस कंसेप्ट के बेस पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर दिया। और आज के डेट में जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं उनमें से मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। और एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि लगभग 20 मिलियन आज के डेट में 20 मिलियन लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के डेट में है। तो आखिर इसका कारण क्या है कि आज इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है? दूसरी बात कि हम जो आज अलग अलग तरह के क्लॉथ को देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स देखते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन देखते हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही स्टडी करते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द स्टडी ऑफ कार्बन नहीं, अगर कार्बन के बारे में आप स्टडी करेंगे तो वो आपका इनऑर्गेनिक में चला जाएगा, लेकिन कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनका जो आप स्टडी करेंगे तो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। चलिए हम लोग कुछ थोड़ा पीछे चलते हैं और बात को समझते हैं कि कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाइड किया गया, आखिर कहाँ मिला, कब मिला, कैसे मिला, इन चीज़ों को देखेंगे। तो एक चीज़ आप ले लीजिए कि 18th सेंचुरी, है ना, 18th सेंचुरी से पहले, दैट मीन्स अर्ली स्टेज ऑफ केमिस्ट्री में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका। क्या था? केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही था। कब? अर्ली स्टेज ऑफ केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री का अध्ययन का शुरुआत हुआ था, जब लोग केमिस्ट्री की दुनिया को समझने का कोशिश कर रहे थे, जब लोग नए नए कंपाउंड को अपने लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी थी। दैट मीन्स ये नहीं था कि उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। ऑर्गेनिक कंपाउंड तब भी था, लेकिन ये क्लासिफाइड नहीं था, वर्गीकृत किया हुआ नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अलग चीज़ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक अलग चीज़ है। तब लोग सिर्फ यही समझते थे कि एक कंपाउंड है। कब? अर्लीस्ट स्टेज ऑफ केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री का शुरुआत में जब अध्ययन होता था, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले। 18th सेंचुरी से पहले क्या था? केवल एक कंपाउंड ही था, केवल कंपाउंड ही था। उस समय ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। ठीक है। तो सबसे पहले 1780 में, कब? 1780 में केमिस्टों के द्वारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर भाई इसको कैसे क्लासिफाइड किया, रीजन क्या था? तो कुछ कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुआ और कुछ कंपाउंड को देखा कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर मिनरल से ऑब्टेन हो रहा है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है उसमें एक स्पेशलिटी पाया गया, एक विशेष खास विशेषता पाया गया कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले यौगिक यानी कंपाउंड, जैसे आप ले लें ऑयल, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट, है ना, इन सब में एक कॉमन क्या पाया गया?
कि सब में कार्बन है। कौन है? ये भाई साहब कार्बन है। ये जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हुआ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या था इसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका इसमें आ गया क्या क्या? एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल और प्लांट से जो कंपाउंड ऑब्टेन हुआ वो ये सब था, है ना। और ये सब कंपाउंड में कार्बन था। बात समझ में आ रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल एंड प्लांट से जो कंपाउंड ऑब्टेन हुआ था, इन सब कंपाउंड में एक कॉमन चीज था आपका क्या? कार्बन। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट का ही अगर बात कर ले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, C12H22O11, या फिर आप ग्लूकोज ले लेंगे तो C6H12O6। तो आप देखिए कि इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है ना। तो इनमें एक कॉमन चीज पाया गया कि कार्बन है। तब इन लोगों के दिमाग में आया, केमिस्ट के दिमाग में आया, सोच में आया, समझ में आया कि भाई कंपाउंड जो है इसको हम दो भाग में अगर क्लासिफाइड कर दें, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है और एक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है, उसको दो भाग में बांट दिया जाए। तो बांटने के बाद एक को बना दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड थे, और एक को बना दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड नहीं थे, है ना। तो इनका दो भाग इस तरह से ये लोगों ने कर दिया। तो सबसे पहले कब? 1780 में क्या किया गया? इसको क्लासिफाइड किया गया। 1780 किसमें आ जाता आपका? 18th सेंचुरी में। और इससे पहले ये क्लासिफाइड किया हुआ नहीं था। तो सबसे पहली बार क्या हुआ? 1780 में इसको क्लासिफाइड किया गया। आप लोग अगर इनमें से कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप लोग उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब क्लासिफाइड कर दिया गया तब पाया गया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ऑन अर्थ हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो पाया गया कि जैसे कि हमारा फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम, प्रोटीन, विटामिन, डीएनए, एंजाइम, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, सब जितना भी चीज है ये सब में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये सभी हमारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। तो जब इन सब चीजों को पाया गया तब केमिस्ट के ब्रेन में एक बात आई कि भाई क्या इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तरह, किसके तरह? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तरह लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। ये चीज दिमाग में आने लगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तब लेबोरेटरी में बनाया जाता था। तो अब ये सोच में आया वैज्ञानिकों का कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। जब ये विचार दिमाग में पैदा हुआ तो इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए कई तरह के साइंटिस्टों ने कई तरह के प्रयोग किए और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का कोशिश किया, लेकिन इसको बनाना उतना आसान नहीं था और साइंटिस्ट क्या हुए? बहुत बार फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो जब फेल हो जाता है कोई भी चीज नेचर को समझने में, तो लोग क्या कहते हैं कि ये एक रहस्य है ना। जब आपको भी कोई चीज कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता, एक अजीब सा घटना हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं ये एक रहस्यमय घटना है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो जहां लोग नेचर को नहीं समझ पाते, प्रकृति के परिघटनाओं को नहीं समझ पाते, तो उसको एक रहस्य कर करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही हाल हुआ कि इनके साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी वही हुआ। क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक रहस्यमय चीज है और ये एक वाइटल फोर्स निभाता है।
तो इसके लिए किसने, बर्जिलियस, कौन, बर्जिलियस नामक एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या कहा कि इनमें एक मिस्टीरियस फोर्स पाया जाता है, जिसको वाइटल फोर्स का, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषण को, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषण, दैट मीन्स इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, सिंथेसिस को क्या कहा, एक मिस्टीरियस का, है ना, जिसको क्या कहा गया, वाइटल फोर्स का। अभी मैं फिर बात कर रहा हूं पीछे थोड़ा सा आपको ले जा करके, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से ऑब्टेन हो रहा था, फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, ये यहां से ऑब्टेन हो रहा था। तो इसके ऑब्टेन होने में और इसके सिंथेसिस होने में क्या माना गया कि एक फोर्स काम करता है, क्या करता है, एक फोर्स काम करता है, एक मिस्टीरियस फोर्स है, एक रहस्यमय शक्ति है, जिसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यह बात किसने कहा, बर्जिलियस ने कहा। तो बर्जिलियस के इसी वाइटल फोर्स के सिद्धांत को, थ्योरी को क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। किसको कहा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषण में जो एक रहस्यमय शक्ति है, जो एक वाइटल फोर्स है, उस जिसके वजह से उन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का संश्लेषण हो पाता है, किसमें, प्लांट और एनिमल में। प्लांट और एनिमल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण हो पाता है, वो एक मिस्टीरियस कहानी है, एक वाइटल फोर्स है, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनिमल और प्लांट में फॉर्मेशन होता है, जिसके सिद्धांत को क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। अगर आपको कोई पूछ दे या फिर आपको समझना हो कि हम वाइटल फोर्स थ्योरी किसको कहेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या होगा कि एनिमल और प्लांट में ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्या बोलेंगे, एनिमल और प्लांट में ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण के लिए एक वाइटल फोर्स काम करती है, एक वाइटल फोर्स काम करती है, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आता है इसमें। तो सन 1828 ईस्वी में एक एक्सीडेंट होता है, जिससे केमिस्ट्री, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एक हाहाकार मच जाता है, एक भूचाल आ जाता है। आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। कब, 1828 में। किसके द्वारा, वो देखते हैं हम लोग, स्टूडेंट ऑफ बर्जिलियस, जिसका नाम क्या था, ओहलर। क्या नाम था इनका, पूरा नाम था फ्रेडरिक ओहलर। किसका, बर्जिलियस का स्टूडेंट था। बर्जिलियस जिसने क्या दिया, इनका दो बहुत बड़ा कंसेप्ट आप याद रखें। इसने दिया वाइटल फोर्स थ्योरी, और 1835 ईस्वी में कैटलिस्ट का खोज किया, है ना, कैटलिस्ट का खोज किया, डिस्कवर किया। कौन किया, बर्जिलियस। ये दो इसका बहुत बड़ा रोल था केमिस्ट्री की दुनिया में। हालांकि और भी बहुत सारे इसने रिसर्च के बहुत सारे चीज दिए, लेकिन ये दो चीज आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वाइटल फोर्स थ्योरी और कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है आपका, जो रिएक्शन के रेट को या रिएक्शन जिस दर से हो रहा है उस दर को ये प्रभावित कर देता है, चेंज कर देता है, बढ़ा देता है, घटा भी सकता है, ठीक है, वो आपका कैटलिस्ट कहलाता है। तो ये इसका दो बहुत बड़ा कंसेप्ट था। लेकिन हम लोगों को देखना है कि ये जो स्टूडेंट ऑफ बर्जिलियस फ्रेडरिक ओहलर, ये क्या काम कर रहा है और ये क्या ला रहा है। तो बर्जिलियस का स्टूडेंट जो ओहलर था, 1828 ईस्वी में ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण करना चाह रहा था। जैसे आप भी कहीं जाना चाह रहा हो या फिर कुछ बनाना चाह रहे हैं तो कुछ और हो जाता है। तो ये बनाना चाह रहा था अमोनियम साइनेट।
ये क्या बनाना चाह रहा था? अमोनियम साइनेट। ये क्या आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये आपका? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन बनाना चाह रहा था? ओहलर। कब? इन 1828। क्या बनाना चाह रहा था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो इसको बनाने के लिए उसने क्या काम किया कि अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनेट के साथ में रिएक्ट कराया। किसको? अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनेट के साथ में रिएक्ट कराया, तो इसको अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड मिल गया ये। लेकिन होता नहीं, कभी कभी हम लोग कोई काम करते हैं, कुछ और याद आ जाता है या कहीं चले जाते हैं तो कुछ से कुछ हो जाता है। और ऐसे ही मान ले कोई भी इंसान में एक्सीडेंट कब होता है? जब कुछ गाड़ी चला रहा होता है, ध्यान कहीं और होता है। तो इनके साथ में भी एक्सीडेंट हो रहा है। देखिए क्या होता है, ये इनको बनने के लिए छोड़ करके शायद कहीं गया होगा, है ना, कहीं गया होगा थोड़ा सा देर के लिए, तो ये और भी ज़्यादा हीट होने लगा, गर्म होने लगा। तो ये अमोनियम साइनेट क्या हो गया? गर्म हो गया ज़्यादा। तो इनमें एक क्या काम हो गई? रीअरेंजमेंट हो गया। अब ये रीअरेंजमेंट होकर के क्या कर दिया? NH2CONH2 बना दिया। क्या बना दिया? NH2CONH2, जो क्या है आपका? इसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया, है ना। यही जो यूरिन में पाया जाता है वही यूरिया है। ये क्या हो गया? लेबोरेटरी में बन गया। किससे बना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये दोनों भी हमारा क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। और ये बनाना भी क्या चाह रहा था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाह रहा था। ये कोई सोच समझ के काम नहीं कर रहा था, कोई नया रिसर्च नहीं कर रहा था, एक्सीडेंटली, हाँ, मतलब अपने आप दुर्घटनावश क्या हो गया? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। और जब इस कंपाउंड का स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये एक हमारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो क्या किया गया? लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया। कहाँ सिंथेसिस किया गया? लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया या हो गया। तो जब इनका स्टडी किया गया तो ये क्या बन गया? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। तो अब आप सोच रहे होंगे सर, जब दोनों में एटम का संख्या सेम है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो गया और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो गया? तो देखो बाबू, इसमें क्या होता है कि ये भी हमारा मोलेकुलर फॉर्मूला है और ये भी हमारा मोलेकुलर फॉर्मूला है। ये भी मोलेकुलर फॉर्मूला है, ये भी मोलेकुलर फॉर्मूला है। तो दोनों मोलेकुलर फॉर्मूला ही है, तो फिर दोनों अलग अलग कैसे हो गया जबकि दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है? तो यहाँ एक बात जान लीजिए कि ये जो मोलेकुलर फॉर्मूला होता है, आपको जो पॉइंट उतारना हो आप उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। मोलेकुलर फॉर्मूला explain only the number of atom and type of atom। यानी कि ये केवल एक्सप्लेन करता है किसको? नंबर ऑफ एटम को और टाइप ऑफ एटम को, कि कितना और कौन कौन एटम इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ये इस चीज को डिफाइन नहीं करता है कि इनके बीच में बॉन्डिंग किस तरह से हुआ है। और कंपाउंड का प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता है वो बॉन्डिंग पर, कि किस तरह से वो एक दूसरे से मिला हुआ
है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है ना, और यहाँ पर भी आपका 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर आपका 1 कार्बन है, यहाँ पर भी आपका 1 कार्बन हो गया, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन हो गया। तो नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ टाइप भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट दोनों का डिफरेंट है, इसीलिए ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये तो बात हो गई कि ओहलर ने 1828 में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण एक्सीडेंटल ही सही, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोगशाला में सिंथेसिस कर लिया, संश्लेषण कर लिया। तो ये जो बर्जीलियस जो है वाइटल फोर्स जो दिया था, है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया, कौन दिया? बर्जीलियस। तो अब तो इसका ये थ्योरी तो क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसको क्रिम्पलिंग कौन किया? डिस्ट्रॉयड कौन किया? ओहलर किया। और ओहलर कौन था? बर्जीलियस का ही स्टूडेंट था। क्यों? क्योंकि बर्जीलियस क्या कहा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण केवल एनिमल प्लांट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हो सकता है, और ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें एक वाइटल फोर्स पाया जाता है, अर्थात कि एक रहस्यमय शक्ति पाया जाता है प्लांट और एनिमल में, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण हो पाता है। लेकिन जब ओहलर ने लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का खोज कर लिया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? समाप्त हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एक अपना विशेष शक्ति है बनाने का, जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण होता है, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। अब बड़ी ध्यान से बातों को सुनेंगे, मैंने क्या बताया आपको। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं बातों को कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी के विरुद्ध में काम करता है। क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल प्लांट और एनिमल से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट और एनिमल में एक वाइटल फोर्स, एक रहस्यमय शक्ति, एक मिस्टीरियस फोर्स पाया जाता है। ठीक है। तो जब ओहलर ने यूरिया का खोज लेबोरेटरी में कर लिया, तब इसके बाद इसकी दुनिया में एक क्रांति आ गई और कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और इसके बाद लगातार आज तक, अभी तक जब आप देखेंगे वीडियो, तब तक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण लेबोरेटरी में किया जाने लगा। तो हम लोग और भी कुछ कंपाउंड देख लेते हैं जिसका खोज लेबोरेटरी में किया गया। पहले उसको देखते हैं। इसको आप लोग लिख लें अच्छे से, मैंने बता दिया है ना, कि 1828 में सबसे पहले क्या किया गया? इसका संश्लेषण किया। कौन? ओहलर। किसका? यूरिया का। और फिर किस तरीके से किया, क्या क्या इसके सारे कारण आपको बता दिया। फिर कोल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड का खोज किया, और फिर इथाइल अल्कोहल का हेनेल ने 1828 में किया, और मीथेन का बर्थलोट ने 1856 में। इसके अलावे और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंडों का खोज किया गया लेबोरेटरी में, जो पहले प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था या नहीं बनाया जाता था, फिर उसको प्रयोगशाला में बनाया जाने लगा। इसको पॉज कर करके आप लोग उतार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है।
नंबर 1 एनिमल, नंबर 2 प्लांट्स, नंबर 3 वुड्स, नंबर 4 में ले लेंगे हम लोग पेट्रोलियम, नंबर 5 फर्मेंटेशन, किण्वन जिसको कहते हैं, नंबर 6 में आ गया हमारा कोल, और नंबर 7 में आ गया हमारा सिंथेसिस। इसका कृपा किसने किया? सिंथेसिस का ओहलर ने। किसने? ओहलर ने। जब इसका खोज होने लगा लेबोरेटरी में, तब इसको क्लासिफाइड किया गया कि ये 7 सोर्सेस हैं हमारे मेन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा कैसे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, है ना। जनरल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन होगा? जी नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन नहीं होगा। कार्बन के अलावा और भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से कुछ कॉमन एलिमेंट्स जिसको हम लोग देखते हैं। जब कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से, सल्फर से और हेलोजन से मिलता है, ये क्या हमारा एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये एक्स बोले तो हेलोजन। इनके साथ मिलकर के ही क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण होता है। जैसे आप देखेंगे तो देख लीजिए आप, ये इथेन हो गया, एसिटिक एसिड को देख लीजिए, है ना, मिथाइल एमीन को देखिए, है ना, क्लोरोफॉर्म को देखिए, एसिटल्डिहाइड को देखिए, एटसेट्रा। ये सब आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो इन लोगों से मिलकर के बनता है। लेकिन कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कुछ कार्बन कंपाउंड, है ना, उसको आप दिमाग में रख लेंगे तो बाकी जितना भी कार्बन का कंपाउंड आपको मिलेगा वो सभी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सम कार्बन कंपाउंड्स हैज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कौन कौन ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उतारते चलेंगे बच्चों, इन सभी चीज़ों को आप अपना एक नोट बना लें ताकि आपको बाद में देखने का जरूरत पड़े तो देख सकें आराम से। कार्बन डाइसल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनेट, एटसेट्रा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी कंपाउंड्स लिखे हैं, आप इस कंपाउंड में देखें तो आपको मिलेगा कि इन सभी में कार्बन है, इन सब में कार्बन है। देखिए इनमें भी यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इन कंपाउंड्स को जो मैं यहाँ पे 11 कंपाउंड्स लिखा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड हैं, लेकिन ये जो कॉमन आपको जो नजर आएगा, जो लगेगा आपको कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो ये सब कंपाउंड है।
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सभी कंपाउंड में कार्बन है। तो ये कार्बन कंपाउंड हुआ, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हुआ। तो नहीं वाले को याद कर ले, बाकी जितना हाँ वाला है वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। इससे आप आसानी से जान सकेंगे। इसका आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और क्या होता है और क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना सारा कंपाउंड को बना पाता है। इसका क्या रीजन है कि कार्बन आखिर इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन अकेले ही कर लेता है, जिसकी संख्या लगभग 20 मिलियन से अबव है आज के डेट में। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 2 इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो मैंने आपको बताया कि 20 मिलियंस अप्रोक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इतने सारे कंपाउंड बनने के 2 इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे। एक पहला क्या है कि कैटेनेशन, पहला क्या है कैटेनेशन, दूसरा क्या है टेट्रावैलेंसी होना, किसका, कार्बन का। ये 2 यूनिक कैरेक्टर उसके अंदर में है। कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ, अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इन डिफरेंट मैनर विथ सेम एटम, यानी एक ही एटम के साथ अलग अलग तरीके से बॉन्ड का बनाना, ये क्या हो गया आपका कैटेनेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, श्रृंखलन गुण। यानी कि एक ही एटम का अपने ही साथ में अलग अलग तरीके से बॉन्ड का बनाना ही आपका क्या हो गया, कैटेनेशन हो गया। तो जैसे हम आप कह सकते हैं कि कार्बन जो है जब इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है ना, तो इस तरीके से ये अपना बॉन्ड बना रहा है ना, ये क्या हो गया आपका इथेन। अब अगर यहीं पे आप क्या देखते हैं, अगर ब्यूटेन देखेंगे तो ब्यूटेन कैसे बनेगा, ये हो गया क्या आपका नॉर्मल ब्यूटेन। अब अगर यहीं पे अगर आप आइसोब्यूटेन बनाएंगे, ये क्या हो गया आपका आइसोब्यूटेन, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट चेन बना रहा है, यहाँ पर ये ब्रांच बना रहा है ना। और दूसरा देखिए कि अगर हम बनाते क्या साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया क्या आपका साइक्लोप्रोपेन। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये क्या हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो देखिए कि यही सेम कार्बन से बना है, लेकिन क्या हुआ अलग अलग तरीके से ये क्या किया, एक चेन का फॉर्मेशन किया। कहीं पर ये स्ट्रेट चेन बना रहा है, कहीं पर ये ब्रांच चेन बना रहा है, कहीं पर ये क्या कर रहा है एक रिंग बना रहा है, कहीं पर ये एरोमेटिक रिंग बना रहा है। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये सिर्फ कार्बन के अंदर में ही है, किसी दूसरे एटम में इस तरीके का कैटेनेशन प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके बहुत सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, 100 कार्बन भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, 10 भी जुड़ सकता है, 5 भी जुड़ सकता है, 4, 3, 2, 1, इस तरह करके ढेर सारे कार्बन एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं। जबकि इसी के ग्रुप में पाए जाने वाले जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के अंदर में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है, सिलिकॉन के अंदर में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है, लेकिन बहुत ही लिमिट क्वांटिटी में। ये 2, 4, 5 सिलिकॉन एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद वो फिर क्या होता है टूट जाता है, वो लॉन्ग चेन नहीं बना पाता है, जबकि कार्बन हमारा लॉन्ग चेन बना सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टीज टेट्रावैलेंसी, यानी कि अलग अलग तरीके से इनको 4 बॉन्ड का बनाना। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा 4, अब मिनिमम वो भी 4,
यानी कि ना 5 हो सकता ना 3 हो सकता। ये बनाएगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से बनाएगा। एक ये वाला तरीका हो गया जब ये चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक ये तरीका हो गया जब कार्बन 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। तीसरा तरीका हो गया इसका जब कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। चौथा तरीका आपको ये भी देखने को मिलेगा जब कार्बन क्या करेगा? इस तरह से 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या है? इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये टेट्रावैलेंसी होता है और ये चारों बॉन्ड को, इस टेट्रावैलेंसी को ये 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एक तो चारों सिंगल बॉन्ड बना करके, एक है कि 2 सिंगल और 1 डबल बना करके, और एक क्या आपके पास में 1 सिंगल 1 ट्रिपल बना करके, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना करके ये अपना 4 बॉन्ड को बना सकता है। तो ये 2 स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जिसके वजह से मिलियंस कंपाउंड बन सका है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इसके बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इन चीजों के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन और शेप को समझने के लिए कार्बन का हम लोगों को पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 होगा, है ना। तो जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये आप बना लिए 2s का और ये बन गया आपका 2p का। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। 2s में देख रहे हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दिखा दिया। ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ये हो गया इनका ग्राउंड स्टेट, ठीक है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स बनाता है, जब ये कंपाउंड बनाने के लिए जाता है तो इनका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p3 हो जाता है। अर्थात कि यहाँ पर s और 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या रोल निभाता है इनके शेप और हाइब्रिडाइजेशन में। तो जब कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है और चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है तब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ये क्यों और कैसे होता है इसके बारे में हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो sp3 होगा और शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? 154 पिकोमीटर। अगर आप एंगस्ट्रम में करेंगे तो 1.54 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और बॉन्डिंग लेंथ का कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। उसी तरह से जब ये डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, यानी कि 2 सिंगल और 1 डबल, तब हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लेनर। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? 134 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और शेप हो जाएगा लीनियर। बॉन्ड लेंथ हो जाएगा 120 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो आप बनाए इसका यहाँ पर क्या रोल है? तो भाई जब ये S और ये तीनों P यानी कि px py pz जब तीनों ऑर्बिटल में भाग, हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में भाग लेगा तो sp3 हो जाएगा। जब ये s कैरेक्टर और 2 p कैरेक्टर बॉन्डिंग में भाग लेगा तो sp2 होगा। और ये तीसरा जो pz वाला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वही क्या काम करेगा? यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या ये लोग तीनों क्या काम करेगा? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन में, और ये पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लेगा। और sp कब होगा? जब ये दोनों आपस में मिलकर के एक हाइब्रिड, क्योंकि 2 अलग अलग जाति का मिलेगा तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो ये s और एक p जब बॉन्डिंग में भाग लेगा तो वो बनाएगा sp, और ये क्या काम कर लेता है? आपका दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है तब एक क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और जब डबल बॉन्ड बनाता है तो एक पाई और एक सिग्मा होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। बात समझ में आ गया? चलिए
हम इसको अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें। मैं थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या को भी आपको बता देता हूं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, एक हो गया आपका सिंगल बॉन्ड जो इस तरह से दिखेगा आपको, एक हो गया आपका डबल बॉन्ड जो इस तरह से नजर आएगा, एक हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड जो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तब जब सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड होगा केवल, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और सिग्मा बॉन्ड को क्या करेंगे, ये जो आप 6 लिखते हैं, 6 को ही क्या करेंगे, थोड़ा झुका देंगे, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड बनेगा तब बनेगा आपका एक सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई, क्या, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और जब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके पहचान के लिए, थोड़ा समझने के लिए हम लोग एक कंपाउंड बनाते हैं। हम यहां पे देखिए, इसका पहले हम लोग नंबरिंग कर देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो आपका हेप्ट आ जाएगा, 1 में आइन है और 4 में इन है, तो इन जो है ज़्यादा इसका वैल्यू होता है, इसीलिए 4 इन 1 आइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है ना। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर आप देखना चाहेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हम लोग, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 16। अब पाई बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 यहाँ और यहाँ पर 1, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर एक चीज़ और देखना चाहे हम लोग कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसका क्या हो जाएगा, sp, है ना, इनका भी sp होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड बनाया है। और आप देख सकते हैं कि सभी कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड ही हैं, और यहाँ पर देखिए 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, तो इनका क्या हो जाएगा, sp2, और इनका भी क्या हो जाएगा, sp2, इनका क्या हो जाएगा फिर sp3, क्यों, क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है, और इनका भी sp3, क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है। तो जिनका sp होगा उसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, इनका भी शेप लीनियर, तीसरे नंबर का टेट्राहेड्रल, चौथे नंबर का ट्रायगोनल प्लेनर, पांचवें का भी ट्रायगोनल प्लेनर, छठे और सातवें का क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ समझने में आपको अगर परेशानी रह गई है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर आपको कॉल करके आपसे कांटेक्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।